दिन ने जैसे ही फावड़ा चलाया, एक खनखनाहट हुई और मिट्टी के नीचे से जो निकला उसे देखकर उसकी बूढ़ी आंखें फटी की फटी रह गई। यह वही बंजर जमीन थी जिसे उसके बेटों ने बेकार बताकर उसके नाम कर दी थी। ज्येष्ठ माह की तपती दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और धरती प्यास से तड़प रही थी। गांव के आखिरी छोर पर जहां आबादी खत्म हो जाती थी और पथरीली जमीन शुरू होती थी, वहां 70 साल का रामदीन अकेला अपनी कुदाल चला रहा था। पसीने की बूंद उसकी झुर्रियों से होकर सूखी मिट्टी में मिल रही थी। उसके शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। हड्डियां बाहर झांक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। गांव वाले उसे पागल कहते थे। लोग कहते, अरे रामदीन काका, क्यों इस उम्र में अपनी जान दे रहे हो? इस पथरीली जमीन में तो घास का एक तिनका नहीं उगता, तुम यहाँ पानी ढूंढ रहे हो। रामदीन रुकता, अपनी धोती के कोने से माथे का पसीना पोंछता और बस मुस्कुरा देता। जवाब देने के लिए उसके पास शब्द नहीं बचे थे, और न ही कोई अपना जिससे वह अपना दर्द बांट सके। 2 साल पहले की बात है। रामदीन का भरा पूरा परिवार था, 2 बेटे, बहुएं और पोते पोतियां। उसने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे सुरेश और महेश को पढ़ाने और काबिल बनाने में खपा दी थी। उसने सोचा था कि बुढ़ापे में ये बेटे उसकी लाठी बनेंगे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वही लाठी उसे बोझ लगने लगी, समझने लगी। जमीन के बंटवारे के वक्त बेटों ने बड़ी चालाकी दिखाई थी। गांव के बीचों बीच वाली उपजाऊ जमीन और पक्का मकान दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिया, और पिता के हिस्से में क्या आया? गांव के बाहर का वह बंजर पथरीला टुकड़ा और एक टूटी हुई मड़ैया। सुरेश ने कहा था, पिताजी आपको अब खेती बाड़ी में क्या लेना देना, आप वहाँ आराम से रहिए, एकांत में भजन कीर्तन कीजिए। महेश ने ताना मारा था, और अगर खर्चा चाहिए तो इस बंजर जमीन में कुछ उगा कर देख लीजिए, वैसे भी हमसे आपको तो बोझ तो नहीं बनाया ना, जमीन तो दे ही है। रामदीन उस दिन चुप रहा। उसने कोई विरोध नहीं किया, बस अपनी छोटी सी पोटली उठाई और उस बंजर जमीन पर आ गया। तब से वह अकेला था। पानी के लिए उसे 2 मील दूर जाना पड़ता था, इसलिए उसने ठान लिया था कि चाहे जान चली जाए, वह अपने जमीन पर कुआं खोद कर ही रहेगा। आज खुदाई का 10वां दिन था। उम्मीद लगभग दम तोड़ चुकी थी। रामदीन ने पूरी ताकत बटोर कर एक बार फिर फावड़ा उठाया और जोर से जमीन पर मारा। खनक! आवाज पत्थर की नहीं थी, वह आवाज धातु की थी। रामदीन का दिल जोर से धड़का। उसने जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना तांबे का बड़ा सा कलश दबा हुआ था। उसका ढक्कन मोम से सील किया हुआ था। रामदीन के हाथ कांपने लगे। इसने इधर उधर देखा, दूर तक कोई नहीं था, बस शीले आसमान में मंडरा रही थी। उसने कांपते हाथों से पास पड़े पत्थर से कलश की सील तोड़ी। जैसे ही ढक्कन हटा, दोपहर की धूप में जो चमक बाहर आई, उसने रामदीन की आंखों को चौंधिया दिया। कलश सोने के पुराने सिक्कों, असरफियों और आभूषणों से भरा हुआ था। यह शायद उसके पूर्वजों का गाड़ा हुआ धन था, जिसके बारे में दादा परदादा कहानियों में बताया करते थे, लेकिन किसी को कभी मिला नहीं था। रामदीन वही जमीन पर बैठ गया। एक तरफ बेशुमार दौलत थी और दूसरी तरफ उसकी फटी हुई धोती और भूख से उस चिपका पेट। उसने एक सोने का सिक्का हाथ में लिया। यह सिक्का उसकी 7 पीढ़ियों को राजा बना सकता था, लेकिन अजीब बात थी, उसे खुशी नहीं हुई, बल्कि एक डर और घबराहट ने उसे घेर लिया। अगर गांव वालों को पता चला तो वे लूट लेंगे, अगर पुलिस को पता चला तो सरकारी खजाना बताकर जब्त कर लेंगे, और अगर मेरे बेटों को पता चला। बेटों का ख्याल आते ही उसकी रूह कांप गई। वे बेटे जिन्होंने उसे एक वक्त की रोटी के लिए तरसाया था, अगर उन्हें इस खजाने की भनक भी लग गई तो वे उसे नोच खाएंगे। रामदीन ने तुरंत अपनी पुरानी चादर कलश पर डाल दी, उसे गड्ढे को वापस मिट्टी और झाड़ झंकार से ढक दिया। उसने तय किया कि वह अभी यह राज किसी को नहीं बताएगा। उस रात रामदीन को नींद नहीं आई। वह अपनी खटिया पर लेटा छत की बल्लियों को घूरता रहा। अब उसके पास दौलत थी, लेकिन उसे भोगने वाला कोई नहीं था। अगले दिन वह शहर गया। उसने चुपके से एक छोटा सा सोने का कंगन सुनार को बेचा। सुनार ने उसे पुराने जमाने का बताकर अच्छी कीमत दी। पैसे हाथ में आते ही रामदीन ने सबसे पहले अपना हुलिया नहीं बदला, बल्कि उसने गांव के एक अनाथ आश्रम में जाकर गुप्त दान किया। फिर उसने अपनी मुड़ैया की मरम्मत करवाई और एक गाय खरीद ली। उसने गांव के एक गरीब लड़के केशव, जो अक्सर उसकी मदद करता था, उसे अपने पास रख लिया। केशव के माता पिता नहीं थे और वह रामदीन को काका कहकर बुलाता था। रामदीन ने केशव से कहा, बेटा, आज से तू मेरे साथ रहेगा, मेरी सेवा कर, मैं तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा। गांव में बातें शुरू हो गई। अरे, इस बुढ़े रामदीन के पास अचानक पैसा कहाँ से आ गया? गाय ले आया, नौकर रख लिया, घर भी ठीक करवा रहा है। हवा की तरह खबर सुरेश और महेश के कानों तक भी पहुंची। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही हैं जो दिल को छू जाएं और समाज भी सच्चाई दिखाएं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। सुरेश अपनी पत्नी से बोला, सुनो तुमने पिताजी इन सुनो तुमने सुरेश ने अपनी पत्नी से बोला, सुना तुमने, पिताजी ने गाय खरीदी है और वो अनाथ केशव, वो नए कपड़े पहनकर घूम रहा है। जरूर उस बंजर जमीन में कुछ तो है। महेश ने कहा, भैया, मुझे तो लगता है पिताजी ने कोई लॉटरी जीती है, ये कहीं से गड़ा हुआ धन मिल गया है, हमें जाकर देखना चाहिए, आखिर हम उनके बेटे हैं, उस धन पर हमारा भी हक है। पहले ही दिन एक सफेद रंग की कार उस टूटी फूटी मड़ैया
भैया के सामने आकर रुकी। उसमें सुरेश और महेश अपने बीवी बच्चों के साथ उतरे। उनके हाथों में मिठाइयों के डब्बे और थे और चेहरों पर बनावटी मुस्कान। रामदीन उस वक्त अपनी गाय को चारा खिला रहा था। केशव पास ही बैठा पढ़ाई कर रहा था। पिताजी, सुरेश ने दौड़कर रामदीन के पैर छुए। कैसे हैं आप? हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। महेश ने भी नौटंकी शुरू कर दी। पिताजी, आप यहाँ इस धूप और धूल में क्यों रह रहे हैं? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चलिए हमारे साथ पक्के मकान में चलिए, वहाँ पोते पोतियाँ आपके साथ खेलेंगे। रामदीन ने अपनी बूढ़ी आंखों में उन दोनों को देखा। ये वही बेटे थे जिन्होंने 2 साल पहले उसे धक्के मारकर निकाला था। आज उनकी आंखों में प्रेम नहीं बल्कि उस छिपे हुए खजाने की चमक दिख रही थी। रामदीन ने शांत स्वर में कहा, बेटा, 2 साल तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई? जब मैं बुखार में तड़प रहा था तब तुम्हारे पास वक्त नहीं था। आज अचानक ऐसा क्या हो गया? सुरेश की पत्नी तुरंत बोली, बाबूजी पुरानी बातें छोड़िए ना, अपने खून तो आखिर अपने ही होते हैं। हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। अब हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। रामदीन मन ही मन मुस्कुराया। वह समझ गया कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। उसने सोचा, चलो इनका इम्तिहान ले ही लिया जाए। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम सच में सेवा करना चाहते हो तो मुझे कुछ देर और यहीं रहना है। मुझे ज़मीन से लगाव हो गया है। तुम लोग चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा कर सकते हो। बेटों ने यह मंजूर नहीं था, लेकिन खजाने के लालच में उन्होंने हामी भर दी। वे वही उस छोटी सी झोपड़ी के बाहर तंबू लगाकर रहने लगे। अगले 1 हफ्ते तक रामदीन ने तमाशा देखा। बहुएं जो कभी उसे पानी नहीं पूछती थी अब उसके लिए गरम गरम हलवा बना रही थी। बेटे जो कभी बात नहीं करते थे अब रोज रात को उसके पैर दबाते थे। केशव यह सब देख रहा था। उसने एक दिन रामदीन से पूछा, काका, ये लोग अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए? मुझे डर लग रहा है। रामदीन ने केशव के सर पर हाथ फेरा। डर मत बेटा, ये गिरगिट है, अपना रंग दिखा रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि जिस पेड़ पर ये चढ़ रहे हैं उसकी जड़ें मुझे पता है। एक रात जब रामदीन सोने का नाटक कर रहा था उसने खिड़की के पास अपने बेटे को फुसफुसाते हुए सुना। सुरेश कह रहा था, अरे यार, ये बुढ़ा तो मरता ही नहीं, कब तक इसके पैर दबाने पड़ेंगे, पता नहीं इसने माल कहाँ छुपाया है। महेश बोला, भैया कल वकील को बुलाते हैं, पिताजी से कहेंगे कि सरकारी योजना के लिए अंगूठा लगाना है और धोखे से सारी जमीन और संपत्ति अपने नाम करवा लेंगे। एक बार कागज बन गए फिर इस बुढ़े को वापस इसे धूल में छोड़ देंगे। रामदीन की बंद आंखों में एक आंसू लुढ़क कर तकिए में समा गया। उसे उम्मीद तो नहीं था, पर दिल के किसी कोने में एक पिता अब भी जिंदा था जो चमत्कार की आस लगाए बैठा था। लेकिन आज वह पिता मर गया। अगली सुबह बेटे वकील को लेकर आए। सुरेश ने बहुत प्यार से कागज आगे बढ़ाए। पिताजी, सरकार ने बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना निकाली है, बस इस पर अंगूठा लगा दीजिए, हर महीने आपको पैसे मिलेंगे। रामदीन ने कागज हाथ में लिए। वह अनपढ़ नहीं था, बस बूढ़ा था। उसने चश्मा लगाया और कागज पढ़ने का नाटक किया। फिर उसने केशव को आवाज़ दी, केशव, जरा गाँव के सरपंच और पंचों को बुला ला। कहता, रामदीन ने बहुत जरूरी काम से बुलाया है। बेटे के चेहरे का रंग उड़ गया। सरपंच की क्या जरूरत है पिताजी, यह तो घर का मामला है। महेश हड़बड़ाया। नहीं बेटा, रामदीन ने कड़क आवाज में कहा, पेंशन का मामला है, गवाह तो होने चाहिए ना। थोड़ी ही देर में सरपंच और गांव के कुछ सम्मानित लोग वहां जमा हो गए। सुरेश और महेश अब भी सोच रहे थे कि शायद बूढ़ा सबके सामने वसीयत उनके नाम करेगा। कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर है। रामदीन अब क्या करेगा, यह जानने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका सहयोग हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। भीड़ के बीच रामदीन खटिया से उठ खड़ा हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी आज सीधी थी। उसने अंदर जाकर वह कलश निकाला। कपड़ों में लिपटा वह भारी कलश लाकर उसने सबके सामने रख दिया। कपड़ा हटते ही वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की रह गई। सोने की चमक से सबकी बोलती बंद कर दी। सुरेश और महेश तो जैसे खुशी के पागल होने वाले थे। वे लपकने ही वाले थे कि रामदीन ने अपना डंडा जोर से जमीन पर मारा। रुक जाओ। रामदीन की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। यह धन जो मुझे इस बंजर जमीन में मिला मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है और मेरे बेटे सुरेश और महेश इसे अपना समझ रहे हैं। उसने बेटों की तरफ देखा। तुम लोग यहाँ मेरी सेवा करने नहीं, इस चमक को लूटने आए थे। मैंने कल रात तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम मुझसे धोखे से कागज पर अंगूठा लगवाना चाहते थे। गांव वाले थू थू करने लगे। बेटों के सिर सर में से झुक गए, लेकिन लालच अब भी उनकी आंखों में था। महेश चिल्लाया, यह हमारा हक है, हम आपके बेटे हैं, कानूनन यह हमारा है। रामदीन हंसा, एक खोखली दर्दनाक हंसी। कानून, हक, हक सेवा से मिलता है, षड्यंत्र से नहीं। तुम लोगों ने मुझे तब छोड़ दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था। और यह, उसने केशव का हाथ पकड़ा, यह लड़का जिसका मुझसे खून का कोई रिश्ता नहीं, इसने मेरी तब सेवा की जब मैं दाने दाने का मोहताज था। इसने मेरे मैले कपड़े धोए, मुझे अपने हाथों से खिलाया। रामदीन ने सरपंच की ओर देखा और कहा, सरपंच जी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं यह सारा सोना, यह सारा खजाना आज अभी इसी वक्त गांव के नाम करता हूँ। वह सन्नाटा छा गया। बेटे चीख पड़े, पागल हो गए हो क्या बुढ़े? रामदीन ने अपनी बात जारी रखी, इस धन से गांव में एक पक्का अस्पताल बनेगा और एक स्कूल खुलेगा ताकि किसी और बाप को बीमारी में तड़पना न पड़े और कोई और बेटा शिक्षा की कमी से लालची न बने। उसने वकील से नए कागज निकालने को कहा। लिखो वकील साहब, यह सारी संपत्ति गांव के ट्रस्ट के नाम। और रही बात इस जमीन और मेरे रहने की, उसने केशव को गले लगाया, मैं अपनी संपत्ति अंतिम सांस तक इसी जमीन पर रहूंगा। इस खजाने में से एक भी रुपया मैं अपने लिए नहीं रखूंगा, लेकिन मेरी जो भी निजी जमा पूंजी और यह जमीन है उसका वारिस यह केशव होगा। यही मेरा असली बेटा है।
सुरेश और महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। खजाना हाथ आकर भी निकल गया। गांव वालों ने तालियों की गड़गड़ाहट से रामदीन के फैसले का स्वागत किया। सरपंच ने आगे बढ़कर रामदीन के पैर छुए। बेटे खाली हाथ अपमानित होकर अपनी कार में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गए। जिस धूल को उन्होंने पिता के चेहरे पर उड़ाया था, आज वही धूल उनके दामन पर थी। कुछ महीनों बाद उस बंजर जमीन के पास एक भव्य अस्पताल खड़ा था। उसके मुख्य द्वार पर लिखा था, स्वर्गीय पूर्वजों की स्मृति में दानवीर रामदीन भवन। रामदीन अब भी उसी मोड़ैया में रहता था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। केशव उसका बेटा बनकर उसके साथ था और पूरा गांव उसका परिवार था। शाम को जब वह अपनी खाट पर बैठता तो अस्पताल से आती लोगों की दुआएं उसे किसी भी सोने के खजाने से ज्यादा सुकून देती थी। उसने दुनिया को सिखा दिया था कि दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन औलाद कर्मों से मिलती है। समापन। दोस्तों, रामदीन ने जो किया, क्या वह सही था? क्या खून के रिश्तों को एक और मौका मिलना चाहिए था, या लालच का यही अंजाम होना चाहिए? यह इस कहानी इससे हमें यही सीख मिलती है कि कफन में जेब नहीं होती और लालच का घड़ा कभी नहीं भरता। असली धन वे लोग हैं जो आपको बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहे। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में नमी और दिल में एक सीख जगाई है तो कमेंट में जय हो माता पिता की जरूर लिखें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अपने बड़ों का सम्मान करें। खुश रहें। धन्यवाद।